अगर मैं आपसे आज से 15 साल पहले मिला होता तो वो राहुल माथुर कौन होता? तो अगर आप 15 साल पहले की बात करते हैं तो 15 साल पहले मैंने शादी की, ठीक है। 15 साल पहले आपने शादी करी मतलब? यस, You were 20, अभी आपने कहा you were 22, आपने 22 साल की उम्र में शादी कर ली थी। 22 साल की एज पे शादी की। और मतलब- एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा कैरियर स्टार्ट होने का रीजन ही वही था। What keeps you motivated? आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है? क्या क्यूरियोसिटी है या ऐसा क्या चैलेंजेस हैं, क्या है जो आपको हर समय ड्राइव करता रहता है? जब जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं आप मोटिवेट होते हो। जब भी मुझे लाइफ में चैलेंजेस हुए हैं मेरा काम करने का तरीका और इम्प्रूव हुआ है। ई माइक्रॉन में आप क्या कल्चर, क्योंकि ई माइक्रॉन का कोई पास नहीं है, ई माइक्रॉन इज योर कंपनी, इज बीइंग स्टार्टेड बाय यू। यहाँ पे आप कैसा कल्चर बिल्ड करना चाह रहे हो? ई माइक्रॉन में जो भी लोग हैं, जो भी लोग काम करते हैं, फर्स्ट फैमिली है मेरी, ठीक है। दूसरा मेरा मानना है कि एवरी इंडिविजुअल विद इन ई माइक्रॉन जो भी लोग काम करते हैं, एवरीवन इज ए सीईओ। हम सबको ना किसी की सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करती है, लेकिन हमें हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है कि उस सक्सेस स्टोरी के पीछे इंसान कौन है, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या है जो उन्हें ड्राइव करता है, क्या है उनके लिए सक्सेस का मतलब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द ह्यूमन एंगल, जिसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को उन लोगों से पूछेंगे जो लिंक्डइन के उन डेजिग्नेशंस के पीछे हैं। ये कैंडिड कन्वर्सेशंस हैं, बिना किसी फ़िल्टर के हैं, चाहे वो एक फाउंडर हो, चाहे एक सेल्स लीडर हो, चाहे एक क्रिएटिव माइंड हो। यहाँ हम उनके रियल इमोशंस और ह्यूमन जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं वो जो एक सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने कोविड की उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदला। शायद उन्होंने भी स्टीव जॉब्स की उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुना कि आपका टाइम लिमिटेड है और उसको किसी और की ज़िंदगी जीने में वेस्ट मत करो। वेलकम टू द पॉडकास्ट राहुल। राहुल, एज आई सेड दैट आप भी शायद स्टीव जॉब्स की उस स्टेटमेंट से इंस्पायर हुए होंगे कि लाइफ बहुत छोटी है, इसको किसी और की ज़िंदगी जीने में वेस्ट मत करो। तो टू स्टार्ट विद आई वांट टू नो कि हु इज़ द पर्सन बिहाइंड राहुल माथुर, हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दिस फाउंडर ऑफ ई माइक्रॉन? Thank you, Mayank. First of all, really thank you so much inviting me for your podcast. वेलकम। Genuinely, I am a very simple person, very, very simple person. And today, I thought कि जो भी हम डिस्कस करेंगे वो जेन्युइन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ पे डिस्कस करेंगे। मैं एक फैमिली मैन हूँ, ग्राउंडेड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ और मेरे को ग्राउंड रियलिटी में रहना बहुत अच्छा लगता है। और बिलीव मी, मेरे को वो लाइफ में बहुत एक्साइट करता है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए रहते हो। हमारी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे हैं, सोशल मीडिया पे हम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हम वहाँ पे अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, लाइक अब जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे हम अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं कि मैं फाउंडर हूँ, मैं फाउंडर एंड एमडी ऑफ ई माइक्रॉन टेक सॉल्यूशंस, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, यहाँ मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन अ जेन्युइन उसमें इंसान को जानना, वो आप सोशल मीडिया के थ्रू या किसी प्रोफाइल के थ्रू आप नहीं जान सकते हो, राइट? सोशल मीडिया तो बिल्कुल एक फ़िल्टर्ड वर्जन होता है ना, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये एक अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेसन रहेगी। तो सोशल मीडिया में तो आप जैसे पूरे महीने में 2 इवेंट्स आपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दोगे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दोगे, ज़िंदगी तो आप पूरा महीना जी रहे हो ना। पोस्ट क्या करते हो? वही 2 पिक्चर्स, वो भी उस 2 घंटे के इवेंट्स की जो आपके साथ वहाँ पे हुए, तो वो भी आपने सिर्फ 2 पिक्चर्स ही पोस्ट करी, सबको लगता है कि वाओ कितनी अमेजिंग लाइफ है राहुल की या मयंक की। एब्सोल्युटली। सो वही है कि मतलब हम उस तरीके से अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम रियल लाइफ में नहीं दिखा सकते हैं। Correct. जिसके लिए थैंक यू कि आज हम बैठे हैं, साथ में डिस्कशन कर रहे हैं और रियल फैक्ट्स पे बात करेंगे, रियल जर्नी पे बात करेंगे, जहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया या जो भी चीज़ें की वो सब स्टार्ट करेंगे। सो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि आई एम अ वेरी लाइक ग्राउंडेड पर्सन, अ फैमिली मैन एंड कमिटेड पर्सन, कि जो भी चीज़ें अगर मैंने लाइफ में सोची हैं कि ऐसी होनी चाहिए,
या इस तरीके से चलनी चाहिए, जो भी मेरे प्लान्स हैं, तो कोशिश करता हूँ कि उस तरीके से लेके जाऊँ। और जो सपोर्ट मेरे को सबसे ज़्यादा मिलता है वो फैमिली से मिलता है। और मुझे लगता है कि लाइफ में हर इंसान को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वो फैमिली से मिलता फैमिली से है, मिलता है, और बिल्कुल। दोस्तों के साथ एब्सोल्युटली। तो राहुल, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, मतलब करियर के शुरुआत से शुरू करते हैं कि अगर मैं आपसे आज से 15 साल पहले मिला होता तो वो राहुल माथुर कौन होता, और क्या डिस्कशंस आज उस समय मेरे उस राहुल माथुर से हो रही होती जो मेरी आज हो रही हैं। 15 साल पहले एक्चुअली देखा जाए तो मैं अपना लाइफ की शुरुआत कर रहा था। आई वॉज अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड के आसपास रहा हूँगा। तो अगर आप 15 साल पहले की बात करते हैं तो 15 साल पहले मैंने शादी की, ठीक है। 15 साल पहले आपने शादी करी, मतलब यस, यू वर 20, अभी आपने कहा यू वर 22, आपने 22 साल की उम्र में शादी कर ली यस, थी। 22 साल की एज पे शादी की। और मतलब- एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा कैरियर स्टार्ट होने का रीज़न ही वही था। अच्छा राहुल, जस्ट टू होल्ड यू, मतलब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आई ऑफन से टू पीपल वेन एवर आई एम डिस्कसिंग समथिंग पर्सनल, तो मैं कहता हूँ अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जाके कुछ कर सकता ना तो मैं सबसे पहले अपनी शादी प्रीपोन करता। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 27, 28, बट मैं सबसे पहले, और आपने तो लकीली व्हेन वी आर डिस्कसिंग आपने बताया आपने 22 साल की उम्र में शादी कर ली थी। एंड इफ़ आई टॉक, पीपल बिफोर आवर जनरेशन हैड ऑल्सो गॉट मैरिड, उन्होंने पढ़ाई ख़त्म करी और they got married. So I think it plays a very important role in your career. I want you to continue on this कि क्या कैसा रहा। सो 22 ईयर की एज पे मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया। ओके ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैंने शादी की। ओके तब कोई जॉब नहीं थी मेरे पास। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरे को शादी करनी पड़ी उस वक्त। ओके फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की। अच्छा, बट टिपिकल लव मैरिज। या टिपिकल लव मैरिज। सो उसके बाद मैं दिल्ली आया। उससे पहले मैं कभी दिल्ली नहीं आया। अच्छा, शादी के बाद आप दिल्ली आए? शादी के बाद मैं दिल्ली आया। शादी की, उसके बाद दिल्ली आया, फिर यहाँ पे अपने कैरियर की शुरुआत की। ओके इनिशियल डेज वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, राइट, क्योंकि जॉब नहीं होती है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं एट वेरी यंग एज। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स हैं, राइट, कि आपके पास जिम्मेदारियां भी हैं, आपको कुछ आगे करना भी है, अभी रास्ते क्लियर नहीं हैं। तो उस एज पे अगर आपको सीखने की वो दिखता है तो वो सिचुएशंस होती हैं, राइट। जो वो सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशन में आप इतना सब कुछ सीखते हो कि अपनी जर्नी आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इनिशियल अगर आप बात करोगे दिल्ली आने के बाद 2-3 महीने वाज वेरी स्ट्रेसफुल। कुछ जॉब नहीं थी मेरे पास, जैसे तैसे हम किसी तरीके से अपना काम चला रहे थे। पैसे नहीं थे, क्योंकि जब घर से आए थे तो उतना पैसे लेके नहीं आए थे कि 1 महीना भी गुजारा कर सके। 1 महीना भी इनफैक्ट ज़्यादा है, मैं कहूँ 10 दिन गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे उस वक्त। तो छोटी जॉब करी मैं, कई बार किसी रिटेल स्टोर में कुछ जॉब की। बीइंग ए टेक्निकल बैकग्राउंड, आई वाज बीटेक होल्डर, राइट। सो मजबूरी ऐसी थी कि आपको जब जिस जॉब की ज़रूरत होती है उस वक्त वो जॉब नहीं मिलती है। हो सकता है वो आपके आगे फ्यूचर में काम आए कि 3 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, या जो भी। उस वक्त मैंने रिटेल स्टोर पे भी जॉब की, छोटी छोटी शॉप पे जॉब करी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरीके से धीरे धीरे अपना काम किया। फाइनली मेरे को आईटी इंडस्ट्री में घुसने का मौका मिला लगभग 1-1.5 साल बाद। तब मैं आईटी इंडस्ट्री में घुसा। तब तक मैं बस कभी ये जॉब कभी वो जॉब, तो विद इन ईयर 5-6 जॉब मैंने चेंज करी होंगी, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था उस हिसाब से मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो मेरी स्टडी थी उस हिसाब से कोशिश कर रहा अगर मैं था। थोड़ा सा ब्रेक करना, बट उस समय तो आई थिंक इंजीनियरिंग जॉब्स अच्छी खासी थी, और 2011, 12, 13, आई एम जस्ट, आई डोंट नो, मतलब मे बी बिकॉज आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई डोंट नो दैट मच, इफ यू वांट टू। यस, मैंने कई सारी जॉब उस समय अप्लाई की। उस समय आपको याद होगा, आई थिंक 11-12 में कुछ रिसेशन चल रहा था, राइट। तो मैंने कई जगह ट्राई किया, बट नहीं हो पा रहा था। और जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, तो वो चीज़ें बड़े डिसाइड हो जाती है कि नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल होता है आपको वो मिले, राइट।
सो कुछ समय बाद मेरे को आईटी इंडस्ट्री में घुसने का मौका मिला। ओके। मैं घुसा, नेहरू प्लेस यहाँ का फेमस हाँ हाँ। वो है, जगह है। सो वहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी। उसके बाद मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैं अपना इंडस्ट्री में काम करता रहा। फर्स्ट जॉब मेरी सेल्स की जॉब थी। 1-1.5 साल मैंने सेल्स में जॉब की, आईटी एज ए प्रोफेशनल। उसके बाद फिर मैं टेक्निकल में एंटर हुआ, फिर एक अच्छे सिस्टम इंटीग्रेशन में गया, वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में गया, अच्छा अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक एसआई पे गया। उसके बाद फिर मैंने ई माइक्रोन स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर वहीं पर ही जाएंगे। एज यू सेड कि आपने कहा कि आप 22 ईयर्स की एज में आपकी शादी हो गई थी। तो जैसे हाँ, एक बंदा ग्रेजुएशन करके जब आता है वहाँ, तो वो जनरली यारों दोस्तों के साथ रहता है, उनसे सीखता है, उनके साथ काम करता है, उन्हीं के साथ पार्टी करता है, सब कुछ। तो आप तो आते ही, दिल्ली आते ही आप तो अपनी वाइफ के साथ आए थे। तो व्हाट हैड बीन योर जर्नी विद योर पार्टनर, क्योंकि आपने कहा आपके पास पैसे भी नहीं थे। तो व्हाट वाज योर सपोर्ट, ऐसा क्या सपोर्ट था जो आपकी वाइफ का था? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा होगा, बिकॉज जब आप कह रहे हो पैसे भी नहीं थे एक 10 दिन गुजारने के लिए भी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस और सपोर्ट था अपनी वाइफ के साथ? वो जर्नी मैं याद करता हूँ तो आज भी एक्चुअली डर जाता हूँ मैं। हाँ। सो मैं एक्चुअली बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। माई वाइफ बिलोंग्स इज वेरी गुड फैमिली, राइट। अच्छा। सो इनिशियल डेज में मुझे वाइफ से सपोर्ट मिला, मंथ टू मंथ काफ़ी सपोर्ट मिला उससे। उसके बाद जब मैं एक उसमें आया तो एक छोटे से रूम में मैंने अपनी लाइफ शुरुआत करी, राइट। वाइफ को लेके आया। 1 BHK भी नहीं बोल सकते हैं, सिंगल रूम बोल सकते हैं, उसी में किचन है, सारा चीज़ें, उस तरीके से लाइफ की शुरुआत उस समय करी। का स्टूडियो अपार्टमेंट। यस यस, उस समय का स्टूडियो अपार्टमेंट, राइट। सो वहाँ से जर्नी शुरू की। फिर उसके बाद लाइफ में मेहनत करने की इच्छा हमेशा से थी और मैं मेहनत कर भी रहा था उस वक्त भी। ग्रोथ मेरे को जहाँ जहाँ चाहिए थी और मुझे मिली। आप लोग भी मुझे लाइफ में बहुत अच्छे मिले कि जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे भी लोग काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। प्लस मैं मेहनत भी काफ़ी कर रहा था और वही एनर्जी मेरे को आज यहाँ पे लेके आई। राइट, मतलब आगे आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा होगा एज अ वाइफ आपका। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें कि जब आपने कहा कि आपने आईटी कंपनीज में जॉब करी, डिस्ट्रीब्यूशन में जॉब करी, कुछ थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि क्या क्या लर्निंग्स थी आपकी? प्रॉब्लम्स तो सबको आते हैं, उसमें आपकी क्या लर्निंग्स थी जिसने अल्टीमेटली आपका वो बिजनेस बनाने में हेल्प किया जो आज आप चला रहे हो? यस, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इनिशियल मैं एक सेल्स में था, राइट। तो सेल्स मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था। हालांकि जब अर्ली डेज में था तो मैं सेल्स में आइडिया भी नहीं था मुझे और ना ही सेल्स में जाने की इच्छा थी। लेकिन जब मैं उसमें घुसा तो सेल्स अच्छी लगने लग गई। उसका रीज़न ये था कि आप लोगों से मिलते हो, अपनी जो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो उसके बारे में बताते हो, जो प्रोडक्ट्स आप पे बात कर रहे हो उनके बारे में बताते हो, नए लोगों से मिलते हो, उनसे मिलके आपको नए व्यू पॉइंट्स पता चलते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो वो मुझे रियली एक्साइट किया लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे अब इस फील्ड में ही रहना चाहिए। फिर मैं कोडिंग और उस तरफ मैंने सोचा भी नहीं, सेकंड थॉट कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए, जो कि मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड था। तो मैंने डिसाइड किया कि इधर ही रहते हैं, ठीक है। 1 साल मैंने सेल्स में जॉब करी। फिर बाद में मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी मेरे को आईटी से रिलेटेड काफ़ी पसंद आने लगी। तो मेरा मन किया कि यार हम टेक्नोलॉजी पे भी काम करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय मैं टेक्नोलॉजी में घुसा। तो एज ए प्री सेल्स मैंने एक एसआई पे ज्वाइन किया। वहाँ से निकल के वहाँ पे मैंने 5 साल निकाले, जो कि काफ़ी अच्छे थे। उन एसआई की मैं बात करूँ तो उस समय मेरा जो बैकग्राउंड था वो लाइक डाटा सेंटर सॉल्यूशंस, ये इन सब में मैं मेजरली काम करता था, राइट। तो जो एसआई थे वो इस सब में काम नहीं करते थे, उनके लिए थोड़ा सा नया बिजनेस था। मैं वहाँ पे गया तो उस तरफ मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके मुझे काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स मिले। मैंने अपनी पहली बाइक खरीदी हाँ हाँ वहाँ हाँ, पे। ऑब्वियसली। सो फिर पहली धीरे गाड़ी, धीरे लाइफ पहली स्टार्ट बाइक हुई, तो घर थोड़ा सा बड़ा लिया, हाँ। बाकी घर चलाना थोड़ा सा आसान हो गया। सो फिर
कब 4-5 साल जब वहाँ पे निकल गए तो कस्टमर से इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे लगा कि यार अब थोड़ा सा लाइफ में और आगे ग्रो करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन में गया। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने 6-7 साल लगभग काम किया। वहाँ पे भी एज ए टेक्निकल में काम था। और वहाँ पे मैंने ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी ली, रेगुलरली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ली। जब मैंने वहाँ से क्विट किया तो एज ए कंट्री रोल पे था मैं। अच्छा। तो पैन इंडिया मैनेज कर रहा था एज ए टेक्निकल। ओके। सो यस, ये तो मतलब सपोर्ट किया ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफ़ी सपोर्ट किया जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया, लेकिन मेहनत करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेहनत करते रहना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। और मेहनत भी ना डेडिकेशंस के साथ करनी चाहिए, रेगुलरिटी के साथ करनी चाहिए। अगर आप उसमें ब्रेक लेके आते हो अपने डेडिकेशन में या रेगुलरिटी में, तो आप चैलेंजेस फेस करने लगोगे। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ। कई बार मुझे लगा कि यार सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। लेकिन जब जब मैंने ब्रेक लेने की कोशिश की तब पंगा हुआ। तब पंगे हो जाते हैं। तो राहुल, मैंने लिंक्डइन पे थोड़ा टाइम पहले डाला था, लगे रहोगे तो लगेगी नहीं। यस, मतलब लगे तो रहना ही है, वॉट एवर इट में भी लगे तो रहना ही है। सांसें जब तक चल रही हैं तब तक लगे तो रहना है। तो राहुल, कमिंग टू द करेंट सिचुएशन, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है? क्या क्यूरियोसिटी है, या ऐसा क्या चैलेंजेस हैं, क्या है जो आपको हर समय ड्राइव करता रहता है? मुझे लगता है चैलेंजेस, ऑब्वियसली आप जब जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं आप मोटिवेट होते हो। मेरी एक क्वालिटी है, आप बोल सकते हो कि जब भी मुझे लाइफ में चैलेंजेस हुए हैं, मेरा काम करने का तरीका और इम्प्रूव हुआ है, हमेशा इम्प्रूव हुआ है। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी चैलेंजेस आएँ उनसे आप सीखो। आप फेल होते हो, मैं भी बहुत बार फेल हुआ, लेकिन आगे बढ़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो जब वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो कि बैक में आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या गलतियां करी हैं, उन चैलेंजेस से क्या सीखा है, तो वो आपको डे बाय डे ग्रो कराते हैं चैलेंजेस वो सारे जो आपने पीछे निकाले हैं। तो राहुल, लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा अब मैं आपसे ई माइक्रोन के बारे में पूछना चाहूँगा। हाउ डिड इट ऑल बिगैन? जब आपने स्टार्ट किया तब कोविड चल रहा था, ठीक है। व्हाट मेड यू थिंक कि आपको कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी? हाउ डिड इट ऑल गो? तो आप थोड़ा सा अपना ई माइक्रोन के बारे में बताना चाहो तो। ये थॉट पहले 2021 से पहले मेरे को नहीं आया कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। जो आपने कहा आप एसआई में थे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर में, सब कुछ ठीक चल रहा था? सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई चैलेंजेस नहीं थे, एकदम बढ़िया चल रहा था। 2021 दिसंबर तक, नवंबर तक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये करना है। दिसंबर में मैं घर पे बैठा हुआ था, तो एक दिन ऐसे ही सोचते दिमाग में आई जाती हैं चीज़ें। कई सारे ले ऑफ्स हो रहे थे, लोगों की जॉब्स आ रही थी, कुछ नए बिजनेस भी आ रहे थे, और लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल थे। कोविड की वजह से तो थे ही, उसके अलावा कुछ सेल लीज को लेके और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, कि उन सब वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो मुझे लगा कि यार ये सही टाइम है कि ये चैलेंजेस कभी भी मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो क्यों ना जॉब छोड़ के कुछ अपना काम करना चाहिए और उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब ये मेरे माइंड में थॉट आया, तो मैंने सोचा कि रुकते नहीं हैं। हम सोचते बहुत बार हैं, लेकिन करने से तो स्टार्ट कर देते हैं। करने से हम कई बार डर जाते हैं। करेक्ट। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, अब सोचा है तो करेंगे। मैंने ई माइक्रोन स्टार्ट किया 2022 जनवरी, और सोचा मैंने दिसंबर 2021 में था, राइट। विद इन अ मंथ आपने स्टार्ट कर लिया? यस, विद इन अ मंथ आई डिसाइडेड कि स्टार्ट, और किया। उससे स्टार्ट करने से पहले मुझे कई सारे फियर भी थे। ये थे कि कैसे करना है, क्या करना है, जो सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं होगा। क्योंकि जब आप रेगुलर, आपकी मंथली सैलरी आती है, राइट, सब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, तो एक हेजिटेशन तो होती है कि आप सब कुछ लास्ट 13-14 साल से आप काम कर रहे हो, 12-13 साल से, और फिर एकदम से आप नौकरी छोड़ के एक अलग रास्ते पे जा रहे हो। Correct. तो वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा कर रहा हूँ मैं, सही है गलत है। वाइफ ने मेरे से एक ही बात बोली, अगर तुम्हें लगता है तो सही होगा,
अगर अपने आप पे भरोसा है तो करो। करो। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं कि जो पॉसिबल ना हो। आप कुछ भी करो, सब कुछ पॉसिबल है। और टाइम भी कभी गलत नहीं होता है। जो समय पे आप स्टार्ट करो वो सही समय होता है। तो ये तो कभी माइंड में लेके ही नहीं आना चाहिए। मैं मतलब बाकी लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यार ये राइट टाइम है या नहीं, ऐसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बिना घुसे उसके अंदर हमें पता नहीं चलता हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। समय कभी गलत नहीं होता। समय अपना चलता रहता है और अपनी स्पीड से चलता है। ना आप उसको थाम सकते हो, ना आप उसको बढ़ा सकते हो। तो एवरी टाइम इज़ राइट टाइम। यही सोच के मैंने स्टार्ट किया। और एक चीज़ मेरे माइंड में आई थी पैसे को लेके कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या है, क्या जो मेरी सेविंग्स हैं उसमें काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये माइंड में क्वेश्चंस थे, ऑब्वियसली आने भी थे, क्योंकि फाइनेंस, आपकी फैमिली भी पीछे है, सब कुछ मैनेज भी करना है आपको। तो उस समय मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आया और उसका आंसर जो मैंने निकाला वो ये था कि राहुल, फॉर एन एग्जांपल, आज मैं 1 लाख रुपए सैलरी लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इतना बिजनेस नहीं कर सकता हूँ कि 1 लाख रुपए की बॉटम लाइन बना सकूँ, ठीक है। अगर मेरी 1 लाख रुपए की बॉटम लाइन बन जाएगी तो मैं अपनी सैलरी तो निकाल सकता हूँ। और ऑन एन एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि एक मंथ में 10 लाख 15 लाख का ऑर्डर आप क्लोज करोगे, 7-8-10% की बॉटम लाइन भी अगर आप मार्जिन लेते हो तो लाख रुपए आपकी लाख सैलरी रुपए तो आ जाएंगे आ आपके। ही जाएंगे, राइट। तो उससे आपका घर चल जाएगा, रुकेगा नहीं। फिर आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते रहोगे और काम करते रहोगे। यही सोच के मैंने रेजिग्नेशन डाला और 1 जनवरी को नया ऑफिस लिया। एक छोटी सी शॉप ली थी मैंने, मैं और एक ऑफिस बॉय हायर किया मैंने। सो हम 2 लोग बैठते थे वहाँ पे। मैं पूरे दिन बाहर रहता था। ऑफिस बॉय का शाम को फ़ोन आता था, सर ऑफिस बढ़ा दूँ? मैं कहता था हाँ बढ़ा दे, क्योंकि ऑफिस में बैठने का मेरे को कोई समय मतलब, नहीं कोई था। समय मैं नहीं पूरे था। दिन फील्ड पे होता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मेरे साथ थी जो मुझे काफ़ी रिस्क पे डाल रही थी। वो क्या था कि लास्टली मैं 6-7 साल से डिस्ट्रीब्यूशन में था, तो कस्टमर कनेक्ट मेरा उतना ज़्यादा था नहीं। मैं कस्टमर पे उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी थी कि बीइंग ए टेक्निकल बैकग्राउंड, कुछ कस्टमर से मैं मिलता था जिनसे अच्छी बातचीत होती थी। वो लोग मेरे से काफ़ी प्रभावित भी थे, चाहे टेक्नोलॉजी को लेके हों, एज ए ह्यूमन रिलेटेड हों, जो भी है। तो मुझे लगा कुछ कस्टमर पर मैंने भरोसा दिखाया और उनके थ्रू आगे बढ़ा। और इन रिजल्ट मेरे को पहले महीने सक्सेस मिल गई। अरे वाह। जो मेरी लाइफ का पहला ऑर्डर था बैंक, वो अप्रोक्सीमेटली 30-1 लाख रुपए का था। हो गई पहले बॉटम लाइन तो मेरी 10%, हाँ 3 लाख रुपए अंदर। मेरा क्वार्टर निकल जाएगा अब। क्वार्टर मेरा निकल जाएगा, मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, JFM किराया निकल जाएगा निकल जाएगा, मेरे ऑफिस बॉय की सैलरी निकल जाएगी और मेरी सैलरी निकल करेक्ट, करेक्ट। JFM निकल गया मेरा। यस। सो वो मुझे किक मिल गया कि भाई पहला क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर उस फाइनेंशियल ईयर का, और मेरे लिए पहला क्वार्टर। आपके लिए पहला क्वार्टर है। सो वहाँ से मुझे किक मिल गया और उसके बाद आज तक चले आ रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है सर। तो राहुल, 1 लाख रुपए तो आपका पहले महीने ही में ही मिल गया। 3 लाख रुपए जो पूरा क्वार्टर आपका चला गया। तो पहला क्वार्टर, एज जैसे आपने मेंशन किया क्वार्टर, एंड एक IT वाले की ज़िंदगी तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही चलती है, ठीक है। जो पिछले क्वार्टर में हुआ उसको भूल जाओ, इस क्वार्टर में क्या करो ये बताओ। तो उन पहले 3 महीनों में या एक क्वार्टर में ऐसा कोई हिंड्रेंस आया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ये कैसे आ सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा कोई प्रॉब्लम आई जो आपको लगता है कि वहाँ उस समय आपने, देखो जब भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है वो ये सोचता है ना, अच्छा पैसा नहीं आया तो ये करेंगे, ऑर्डर नहीं आया तो ये करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई तो ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ये नहीं होगा, ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ है जो आपको लगा हो कि हुआ हो? यस, ऑफ कोर्स। जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो, चैलेंजेस ना आए ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऑब्वियसली नहीं है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि मैंने फर्स्ट मंथ में बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, पहले मंथ में बिजनेस आ गया था। हाँ। चैलेंजेस होता है पेमेंट, ओह। राइट। पेमेंट कि पेमेंट टाइम से आएगी कि नहीं आएगी। आप सेविंग्स लगा चुके होते हो, ठीक है, आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो ऑर्डर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको एडवांस देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो वो क्वेश्चन मार्क तो था। लेकिन टच वुड, आज तक मुझे जो भी कस्टमर मिले हैं अच्छे मिले हैं। पेमेंट डिले होती हैं, ठीक है, वो प्रोसेस में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, दैट इज़ फाइन।
लेकिन राहुल आज की डेट में पेमेंट डिले होना और उस समय पेमेंट डिले होना है तो बहुत ज़मीन आसमान का। आज तो आपके बैंक में कुछ होगा, आपके एफडी में कुछ होगा जो आप यू कैन मेक द पेमेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम की जो वो टाइम था जब उसमें जब पेमेंट नहीं है तो व्हाट डिड यू डू? क्या आपने करेंट लोन लिया इमीडिएटली? हाउ डिड यू डू? क्या ऐसा था? टच वुड मेरे को ऐसी सिचुएशंस का फेस नहीं करना पड़ा। मुझे कस्टमर बहुत अच्छे मिले हैं, अच्छा अच्छा, टाइम जो से आपने पेमेंट कर दी सबने, करेक्ट बिजनेस भी अच्छा दिया, सपोर्ट भी बहुत किया। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि हर समय सही समय होता है, और मुझे उस समय पे जितने भी कस्टमर मिले और आज तक जितने भी मिलते हैं सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप क्या देने जा रहे हो, राइट? क्या आपकी कमिटमेंट्स कर रहे हो, जो आप कमिटमेंट्स कर रहे हो वो फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेरा फोकस हमेशा से हमेशा सर्विस पे ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू सेल। तो मैं सेल्स से पहले सर्विस का प्लान करता हूँ कि आज मैंने अगर कुछ भी बेचा है भाई तो उसकी सर्विस मुझे कैसे देनी है, तो मेरा फोकस हमेशा वहीं रहता है। तो इसलिए वो कंटिन्यूटी बढ़ती गई और बढ़ती गई और आज ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। गुड गुड। तो नाउ कमिंग टू ई माइक्रोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके लिए ई माइक्रोन क्या है? बिकॉज इट्स योर बेबी, राइट? यू स्टार्टेड इट, आपने बोला कि पहले आपने एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ पे 2 लोग थे, तो इट्स लाइक योर बेबी एज आई सेड। तो व्हाट इज ई माइक्रोन टू यू राइट नाउ? व्हाट मेक्स इट रियली स्पेशल फॉर यू? पहले तो मैं ई माइक्रोन एक्चुअली सिर्फ कंपनी नहीं है मेरे लिए, एज ए इमोशन है, राइट? मैं उसको एज ए इमोशन ही देखता हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उस तरीके से हों, ठीक है? प्लस जो भी मैं टीम बिल्डिंग करता हूँ या जो भी लोग मेरे यहाँ पे काम करते हैं, उनको मैं उस लेवल पे फ्रीडम देने की कोशिश करता हूँ या सारी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ कि वो अनकंफर्टेबल फील ना हो, राइट? क्योंकि और जितने भी मेरे लोग हैं मैं उनको एज ए फैमिली ही मानता हूँ, और मेरी फैमिली ही है, सेकंड फैमिली। क्योंकि मैं घर में शायद कम समय बिताता हूँ, ई माइक्रोन में ज़्यादा समय बिताता हूँ, तो ई माइक्रोन इज़ माई सेकंड फैमिली, राइट? सो वो इमोशंस हमेशा रहते हैं ई माइक्रोन के लिए और लाइफ टाइम रहेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरी जर्नी काफ़ी डिफरेंट हो गई और मुझे जो लाइफ में किक चाहिए था वो ई माइक्रोन ने मुझे किक दिया। ओके, तो आप एज यू सेड दैट इट इज़ योर सेकंड फैमिली, ठीक है, आप घर पे भी कल्चर बिल्ड करते हो। वो कल्चर थोड़ा सा पीछे से आ रहा होता है, पेरेंट्स का कल्चर आ रहा होता है, इन लॉज का कल्चर आ रहा होता है, अड़ोसी पड़ोसियों का कल्चर आ रहा होता है। ई माइक्रोन में आप क्या कल्चर, क्योंकि ई माइक्रोन का कोई पास नहीं है, ई माइक्रोन इज़ योर कंपनी, इज़ बीइंग स्टार्टेड बाय यू, यहाँ पे आप कैसा कल्चर बिल्ड करना चाह रहे हो? ई माइक्रोन में जो भी लोग हैं, जो भी लोग काम करते हैं, फर्स्ट फैमिली है मेरी, ठीक है? दूसरा, मेरा मानना है कि एवरी इंडिविजुअल विद इन ई माइक्रोन जो भी लोग काम करते हैं, एवरी वन इज़ ए CEO, ठीक है? और मैं उनको वो फ्रीडम देने की कोशिश करता हूँ पूरी, कि जिससे वो चीज़ों को अपने लेवल पे मैनेज कर सकें, राइट? और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हमेशा यही होती है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम समझ के करें, खुद को मालिक समझ के काम करें। इसीलिए आप कभी मेरे ऑफिस आइएगा, आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे एक हमें वो बनाना पड़ता है मेंटेन करने के लिए कि ये मैनेजर है, ये बीपी हैं, ये CEO है, या मैं MD हूँ, या जो भी है, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन ऑन अ ग्राउंड रूल एवरीवन इज़ राहुल माथुर। अच्छा, सबके पास सब हक है सारे डिसीजन लेने का, ठीक है? गलतियां करने का भी हक है, क्योंकि गलतियां मैंने भी करी हैं, राइट? और जब तक वो गलती नहीं करेंगे वो सीखेंगे नहीं, ठीक है? तो जब भी मैं किसी भी इंडिविजुअल को हायर करता हूँ या जब भी मुझे लगता है कि मुझे रिसोर्स की ज़रूरत है, मैं हायर करने जाता हूँ, सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं देखता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है कि सामने वाला बंदा कमिटेड है या नहीं है। दूसरा, ही इज़ लॉयल और नॉट, ठीक है? तीसरा, मैं बात करूँगा कि इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अगर मुझे ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, मैं हायर कर लेता हूँ। मैं कभी इस पे नहीं जाता कि क्या एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है या नहीं है,
मुझे लगता है कि अगर ये 3 चीज़ें हैं किसी के अंदर, तो टेक्नोलॉजी सीखने वाली चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब जॉब रिलेटेड वर्क आप सीख सकते सीख सकते हो, हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख के आते हो, राइट। वो बचपन से कल्चर। सीखते, कल्चरल, वो आप सीख के आते हो। तो वो चीज़ें अगर होती हैं तो सारा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और टच वुड, आज मेरे को जो भी टीम मिली है बहुत अच्छी टीम है, मैं अपनी टीम पे पूरा भरोसा करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक पॉजिटिव माहौल बनाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ इवेंट्स करने हैं, कुछ पिकनिक्स करनी हैं, कुछ डिनर्स प्लान करने हैं, लंच प्लान करना है, कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो सब मैं रेगुलर करता रहता हूँ। राहुल, इस बात पे मैं बोलूँगा, तो एज यू सेड दैट आपने इंजीनियरिंग करी और फिर जॉब करा, तो मैं जब दिल्ली आया था, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मतलब आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा सेकंड जॉब एक आईटी कंपनी में था, तो एंड उस कंपनी में आई स्पेंड 9 इयर्स। तो जब मैं सेल्स ज्वाइन किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी वो कंपनी बेचती क्या है। तो मुझे भी लगता है शायद एक इंटेंट जो था, एक जो फोकस था हाँ सेल्स करने का या अपने आप को प्रूव करने का दुनिया, वो सही था। शायद हो सकता है वही इंटेंट जो आपने अपनी टीम में देखा, हो सकता है मेरे मैनेजर ने भी मेरे अंदर ही देखा होगा। ठीक है, आई हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 2 years विद हिम, बट नॉट एज अ सेल्स पर्सन, बट एज एन ऑपरेशंस गाय। बट उनको भी कभी लगा होगा कि हाँ यार, ये लड़का सेल्स तो कर ही सकता है, इतनी बातें कर लेता है तो सेल्स तो कर ही लेता होगा। तो आई टोटली अग्री टू यू कि इंटेंट चाहिए होता है बंदे का। एंड मेरे शायद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने ऑलरेडी कर दिया। मेरे उसमें था कि व्हाट डू यू सी इन अ पर्सन टू हायर हिम और हर, तो आपने बोल दिया कि उसका इंटेंट देखते हो। तो आई विल आस्क यू समथिंग कि राहुल, आप जो भी बंदा ये पॉडकास्ट देख रहा होगा उसको आप क्या बताना चाहोगे कि ऐसा क्या वो करे कि ही इज़ मार्केट रेडी, not just for job, for his for to start his organization also. If he wants to start some company, he wants to build up some organization, he wants to work somewhere, what should he do to be available for that or be ready for that? सबसे पहले तो मैं मुझे लगता है ट्रस्ट। आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हो, उस ट्रस्ट के साथ उससे बात करो, क्योंकि वहाँ पे समझ आएगा कि जब आप ट्रस्ट के साथ बात करोगे तो उसकी चीज़ें आप निकाल पाओगे, क्या जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, राइट। अगर वो चीज़ें मैच हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि 3 चीज़ें जो मैं देखता हूँ, अगर वो 3 चीज़ें क्राइटेरिया में फुलफ़िल होती हैं तो मुझे लगता है उसको हायर करना चाहिए, फॉर श्योर हायर करना चाहिए। और सीखने के लिए पूरी लाइफ है। मुझे लगता है कि आप जब इस दुनिया से जाने का वक्त होता है ना, तब तक आप सीख ही रहे होते हो, हाँ जब से हाँ, पैदा हो रहे तो होते हो। तो वो सीखना और वो लर्निंग्स फेस हमेशा चलते रहते हैं। आप सामने वाले पे ट्रस्ट बना के रखो, सामने वाला आप पे ट्रस्ट बना के रखे, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है उस सामने वाले बंदे के अंदर, क्या वो आप पे ट्रस्ट दिखा पा रहा है या नहीं। तो वो 2-4 चीज़ें आप अगर वो दिखा पा रहा है तो मुझे लगता है कि बेस्ट डिसीजन है यू कैन हैव। तो कमिंग टू दी ह्यूमन चैलेंजेस, कि आपने शादी फिर जॉब, जनरली जॉब फिर शादी होता है, आपके साथ शादी फिर जॉब फिर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, इन लास्ट 14-15 ऑड ईयर्स आपने बहुत सारे स्ट्रेस फेस किए होंगे, फेलियर्स फेस किए होंगे, अनसर्टिनिटीज़ आई होंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो राहुल माथुर, जब के ऊपर कोई एक अनप्लैन्ड प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको राहुल माथुर कैसे हैंडल करता है? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बैंक लाइफ में, और मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए इन लास्ट 4 इयर्स में, कि जब आपको लगता है कि अभी रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, राइट। तो मुझे एक ही बात याद आती है हमेशा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो आपको रास्ते अपने आप दिखा देगा। और बिलीव मी, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब जब मेरे को चैलेंजेस आए हैं, मैं अपना काम करता हूँ, जो मुझे काम करना होता है, या उससे रिलेटेड या नॉन रिलेटेड,
या उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और मुझे वहाँ सफलता हमेशा मिली है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अपने सारे एम्प्लॉय को भी मैं बोलता हूँ, जो भी मेरे टीम में लोग हैं, कि काम करो, गुड इंटेंट के साथ करो, विद डिसिप्लिन के साथ करो। जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आप रखोगे, बिलीव मी, सफलता आपको छूते छूते साइड से निकल जाएगी। तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। प्लस कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं, आप डिसिप्लिन में चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी रास्ते नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो उस समय जो बूस्टर डोज जो मिलता है, वो सबसे पहला बूस्टर डोज मिलता है फैमिली से, कि मैं जाता हूँ घर में अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, वाइफ से डिस्कस करता हूँ ये सिचुएशंस हो गई हैं, कैसे निकलना चाहिए। वाइफ मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ें बताती है एज ए ह्यूमन रिलेटेड, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा करना चाहिए, या और भी कई सारे थॉट्स होते हैं, और मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं बच्चों के साथ जितना टाइम हो सकता है उतना स्पेंड करता हूँ, जहाँ से मेरे को स्ट्रेस नहीं होती है। ऑब्वियसली। सो वो कुछ लेता हूँ, साथ में कुछ मेरे मेंटर हैं, उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के, उनके साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ चीज़ें, और बाहर आ जाता हूँ। और मुझे लगता है कि आप अच्छे इंटेंट के साथ अगर लोगों के साथ बात करोगे, बिलीव के साथ एक बात करोगे, तो आपको रास्ते मिल ही जाते हैं हर सिचुएशन से बाहर निकलने के। एडिंग टू राहुल इज कि हमेशा कहते हैं बातों से ही बातें निकलती हैं। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हो ना, आधा सोल्यूशन आपको उसी समय मिल चुका होता है। आपको लगता है व्हाई डिड इट नॉट गो इन माई माइंड बिफोर दैट? क्यों? क्योंकि आपने बोला नहीं था किसी सामने। यस यस, सामने वाले के एक्सप्रेशन, सामने वाले का रिप्लाई, आपकी 90% प्रॉब्लम जब आप पहली बार किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो तभी मिल जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली होता है क्या है कि हम ना अपने चैलेंजेस बताने से डरते हैं, और वो डर इसलिए लगता है कि आप एक बिजनेस में हो, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, आप किसी से डिस्कस करोगे, वो उसका मतलब क्या निकालेगा, क्या सोचेगा। तो मुझे लगता है वो सब नहीं सोचना चाहिए, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जिस पे आपको भरोसा है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मेंटर हैं, डिस्कस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर सॉल्यूशन मिल जाता है सर, बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कमिंग आउट ऑफ E-micron, ठीक है, I'll talk to the individual Rahul Mathur right now, not a manager, not a husband, a human being Rahul Mathur right now. So Rahul, what is something which gives you kick? मतलब कई लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने से किक आती है, कई लोगों को मूवी देखने से किक आती है, कई लोगों को बैडमिंटन खेलने से किक। आपको किस एज अ इंडिविजुअल आपको किस चीज़ से किक आती है? थोड़ा सा फनी है सर लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा किक आती है दो समय पे। जैसे मैं कभी बहुत ज़्यादा डाउन होता हूँ तो मैं पुराने गाने सुनता हूँ। किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके सारे गाने सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मेरे को, और आधी स्ट्रेस मेरी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, मैं फैमिली के साथ डिनर पे जाता हूँ। मुझे बाहर का, मैं फूडी हूँ, आप फूडी देख सकते हो मेरे को भी देख सकते हो, आप दोनों जने फूडी हैं। सो यस, मैंने दिल्ली में आप बहुत सारे पॉइंट देख रखे हैं, वहाँ जाता हूँ फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करता हूँ, खाना खाता हूँ, चिल करता हूँ, थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, और मुझे लगता है बेस्ट है। लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, बच्चों से बातें करो। मैं वीडियो गेम भी खेलता हूँ काफ़ी टाइम पे, तो वो भी, वहाँ से भी मैं अपना काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ करता हूँ कि ठीक है, कुछ गेम्स खेल लिए, कुछ ऐसा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ मोस्टली। ओके, एंड राहुल माथुर जॉब वाला और राहुल माथुर E-micron का MD, इन दोनों राहुल माथुर में क्या चेंज हुआ है? आप रियलिटी बताऊं तो ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बट दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि राहुल माथुर एज अ E-micron काफ़ी सारे चेंजेस मुझे लाने पड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? अभी हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं, तो मैं एज ए इंडिविजुअल बात नहीं करता हूँ, उनके पीछे फैमिलीज़ भी हैं, ठीक है? तो मुझे सिर्फ उनकी नहीं, उनकी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस लिए मुझे थोड़ा कभी कभी सीरियस हो जाना पड़ता है। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पसंद करता नहीं हूँ, तो सीरियस रहता हूँ,
प्लस कमिटेड रहता हूँ अपनी टीम के प्रति कि जो मैंने उनको बोला है वो मैं पूरा करता हूँ। और इन लास्ट 4 ईयर बिलीव मी मैंने आज तक कभी भी एज माई इंटेंशन मैंने कभी किसी को निराश तो नहीं किया होगा किसी भी सिचुएशन में, कि मैंने जो जिसको बोला है वो करने की पूरी कोशिश करी है और किया है। एज ए पर्सनल की बात करो तो मैं थोड़ा सा चिल रहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा चिल रहता हूँ। घर में जाने के बाद मैं काम नहीं करता हूँ। अच्छा, बिलीव मी, मेरा तो घर ही काम है, वर्क फ्रॉम होम है तो मेरा तो घर ही में काम है। तो मैं घर पे ऑफिस का काम नहीं करता हूँ। घर में रहता हूँ तो सिर्फ घर में इन्वॉल्व रहता हूँ। मुझे एज ए इंडिविजुअल कुकिंग का बड़ा शौक है, तो मैं सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अगर मेरे पास टाइम होता है तो ज़रूर बनाता हूँ। सैटरडे संडे मेरी कोशिश होती है कि ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँ। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट बड़ा पसंद आता है, तो वो सारी चीज़ें इंडिविजुअल लाइफ में करता रहता हूँ। दोस्तों से मिलना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे मेरा होम टाउन मथुरा में है। अच्छा अच्छा। सो मथुरा के पास में एक हमारा गांव भी है। अच्छा, तो मैं वीकेंड पे मथुरा चला जाता हूँ, बाकी बिहारी जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, वहाँ से बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद समय मिलता है मैं गांव चला जाता हूँ। गांव में लोगों के साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, वो पुरानी बातें निकल के आती हैं, दादा चाचा ताया सब उनके साथ में बैठ के। फ़ोन को रख दिया साइड में, कोई स्ट्रेस नहीं है। और वो जो बातें होती हैं ना, वो आपको बहुत ग्रूम करती हैं। लगता है हमें कि गांव में वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस मिलती हैं हर सिचुएशन में, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो फेस करते हैं वो गांव वाले करते हैं। हाँ। और वो सिचुएशंस मैं मेरा बिना क्वेश्चन पूछे उन सारी सिचुएशन जो मैं अपनी लाइफ में फेस करता हूँ उनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स वाली बात आपने बताई थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सोल्यूशन नहीं मिल पाते, तो कुछ का सोल्यूशन तो आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। और मेरी कोशिश होती है जब भी मुझे वक्त होता है मैं गांव जरूर जाता हूँ। ओके। और लोगों के साथ बैठता हूँ, वक्त गुजारता हूँ, और 2 दिन बाद दिल्ली वापस बैक टू नॉर्मल। तो राहुल, डज राहुल माथुर स्पेंड और वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया? बीच में आदत पड़ गई थी मेरी। कुछ टाइम ऐसा था कि यस, मैं इंस्टाग्राम पे कभी रील स्क्रॉल करने लग गया। एक बार शुरू हो गया तो कभी शुरू हो गए, तो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि घंटा 2 घंटा कब निकल गया। या आप टीवी पे कोई सीरियल आ गया, कुछ पसंद आ गया, वो कुछ देखने लग गए। तो फिर मैंने कोशिश करी कि नहीं यार, ये आप इनको अवॉइड करो, और मैंने अवॉइड किया और उससे मैं बाहर आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आपका टाइम वेस्ट कहीं होता है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया है, और मुझे उससे डर लगने लग गया। इसलिए मैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं टाइम नहीं बिताता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम बिताता हूँ। राहुल, बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि हम कैसे स्टार्ट करें अपनी कंपनी, ठीक है, नाम कैसे रखें। आपने भी माइक्रोन का नाम कैसे रखा, आई वुड वांट टू नो दैट, ठीक है। जीएसटी कैसे फाइल होगा, ट्रेडमार्क कैसे फाइल होगा, इतने सारे एचआर रेगुलेशन, ये सब कैसे होंगे। आप थोड़ा सा उसके बारे में हाईलाइट करना चाहोगे क्या? यस, पहले मैं आंसर करता हूँ आपको कि नाम कैसे रखा मैंने, राइट। ई माइक्रोन क्योंकि मैंने 2022 में स्टार्ट करी थी। उस समय थोड़ा सा फनी स्टोरी है इसकी। उस समय एक वायरस चल रहा था कोविड का, ओमिक्रॉन करके। ओमिक्रॉन, हाँ राइट। ऐसा नहीं है, उससे पहले थर्ड वेव वाला। यस, थर्ड वेव वाला। तो माइंड में बहुत सारे नेम्स आ रहे थे। मैं उनको जाके जा रहा था, अपने सीए के पास जा रहा था, भाई ये नाम हो सकता है क्या, ये हो सकता है। बोल रहा था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो नाम कोई मिल नहीं रहा था। तो मैंने ओमिक्रॉन का ओ हटा के ई माइक्रोन कर दिया उसको। तो बड़ा सिंपल सा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। माइक्रोन इज रिलेटेड टू सम केमिस्ट्री, बिकॉज माई पीसीएम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो माइक्रोन्स मुझे समझ आते थे, और वो आईटी से रिलेटेड भी होते हैं। तो माइक्रोन्स वहाँ से लेके ई ऐड कर दिया। अब ई क्यों ऐड किया मुझे भी नहीं पता, बट कर दिया। सो ई माइक्रोन सिंपल वहीं से आया। ओके। एंड हाउ अबाउट रजिस्टरिंग द कंपनी? इसका तो बड़ा सिंपल आंसर है मैं, कि मुझे लगता है आप जब भी किसी गेम की तरफ आप आगे बढ़ते हो, चाहे आप क्रिकेट में जा रहे हो, फुटबॉल में जा रहे हो, जब तक आप फील्ड पे उतरोगे नहीं या जाओगे नहीं, तब तक वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी। आप सोचोगे कि
कहीं से पढ़ के ये ज्ञान ले लिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आप जब फील्ड पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा गोलकीपर कहाँ खड़ा होता है या बाकी प्लेयर्स कहाँ खड़े होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कि जीएसटी बाकी और टैक्सेशन वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो ये इस फील्ड पे उतरना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक चालू हो जाती हैं और आपको समझ आने लगती हैं और आप आगे सब सीख जाते हैं। यस तो इसका बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो जो भी आप करना चाहते हो उसमें घुसो, सीख आप खुद जाओगे, लेकिन घुसना ज़रूरी है। ओके, तो राहुल, वी वुड बी मूविंग टू द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन। Yeah. तो एज द कंक्लूड मतलब मैं आपसे एक बार एक क्विक रैपिड फायर करूँगा, ठीक है? एंड इसमें मुझे बहुत शॉर्ट आंसर्स चाहिए, जी। ठीक है? एक वर्ड जो राहुल माथुर को डिस्क्राइब करे एट वर्क। कमिटेड। एक बुक जो सबको पढ़नी चाहिए। माय फेवरेट बुक एटॉमिक हैबिट। एक्चुअली मैंने उस बुक से बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को वो बुक पढ़नी चाहिए। आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर। कुकिंग करना अच्छा लगता है तो आई थिंक कुकिंग। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज अ लीडर। फैमिली इज़ माई लीडर। एक कोट या थॉट जिसे आप जीते हो। मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे लगता है वो बेस्ट कोट मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो कोट ये है, आप गलतियां करो लेकिन दोहराओ मत, उनसे सीखो। अगर टेक इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? इस पे मैं थोड़ा लॉन्ग आंसर देना चाहूँगा, चलेगा? बताइए। एक्चुअली मेरा जो गोल था वो सिविल सर्विसेज में जाने का था। अच्छा। जब तक मैं 12th में था। हाँ। 12th में मैं फादर के पास गया, अपने पिताजी के पास गया। मैंने कहा पापा मेरे को बीटेक नहीं करनी है, मैं नॉर्मल बीए ग्रेजुएट करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और मुझे लगता है कि अगर मैं बीटेक या बीएससी या जो भी करने जाता हूँ वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए और मैं अभी से अपनी तैयारी करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने उस वक्त मना कर दिया क्योंकि उस समय माइंडसेट यही होता है कि नहीं यार कुछ टेक्नोलॉजी में आप करो। उस समय काफ़ी बूम था उन सब चीज़ों का। सो यस, मैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सिविल सर्विसेज की तरफ घुसता। ओके। कोई इंसान जिसे आप एडमायर करते हो या जिसके जैसा आप बनना चाहते हो? यस, रतन टाटा। उनसे मैंने लाइफ में बहुत प्रेरणा ली है। सिंप्लिसिटी, उनसे काफ़ी चीज़ें मिली हैं, प्लस काम के साथ और भी बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में किया है। तो यस, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है रतन टाटा जी से। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक्स। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू फॉर अ फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द ह्यूमन एंगल एंड hope we'll keep continuing this. Thank you so much. Absolutely. Thank you so much, man. Thanks. तो ये था ह्यूमन एंगल के इस एपिसोड का सफ़र, जहां हमने जाना राहुल माथुर से एक अलग पहलू, एक फाउंडर के पीछे छुपा एक इंसान जिसे सीखने, क्रिएट करने का जुनून आज भी उतना ही है जितना शुरुआत में था। राहुल ने दिखाया हमें कि लीडरशिप सिर्फ बिजनेस बिल्ड करने की बात नहीं है, बल्कि लोगों को साथ में मिलकर एक कल्चर, एक कंपनी क्रिएट करने की जर्नी भी है। Thank you so much for watching this episode.